योगी आदित्यनाथ सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर विश्लेषण आपके चुनिंदा पत्रकारों ने बहुत बेहतरीन किया। अब मैं उनका नाम लेकर फिर कहूंगा कि इन्होंने गलत किया, फिर ये नहीं तो वन साइडेड है, तो आप लोग गुस्सा करेंगे। इसलिए मैं आपको 4 साइड बता दूंगा, जो आपको पसंद आए वो अपने पास रख लेना। मतलब मात्र 1 घंटा आपको अतिरिक्त पढ़ना पड़ेगा, आराम से इनकी पत्रकारिता डिकोड कर लोगे, कितना पैसा कहां से क्या मिल रहा है। लेकिन मैं पैसे की बात नहीं करूंगा, मैं सिंपल सी बात करूंगा। वो शायद कैडबरी खाने वाले को 5 स्टार देना नहीं चाह रहे होंगे, क्या सिंपल सी बात है। और दूसरी बात मैं करने जा रहा हूं कि लोग आखिर क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो गलती बीजेपी ने बंगाल में की थी, वही सेम गलती अब योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होकर अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी गलती है जिसको लेकर के ऐसा कहा जा रहा है। और अंतिम में बात करूंगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में क्या कोई अनऑफिशियल अलायंस है, या फिर कोई पीठ पीछे एग्रीमेंट कर लिया गया है, या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस का है। इन सारी बातों का हम विश्लेषण इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। इसीलिए मतलब टेबल पकड़ के बैठ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये विश्लेषण को जरूर देखिए। योगी आदित्यनाथ और मौर्य साहब को सुरक्षित सीटों से बीजेपी आखिर क्यों उतार रही है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह जिला माना जाता है, उसे सीएम सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ 1998 से लेकर के 2017 तक लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। अब अयोध्या से ना लड़कर के गोरखपुर से लड़ने के पीछे का जो फैसला है, उसके पीछे क्या सियासी मतलब निकाल सकते हैं, 4 बातों को आपके सामने रखूंगा। जो पसंद आए उसको लेकर के आप आगे वीडियो को देख सकते हैं। पहली बात करूं तो डैमेज कंट्रोल की बात साफ तौर पे दिखाई देती है। ऐसा माना जा रहा है कि गोरखपुर की 9 सीटों में से इस बार भाजपा को 3 से 4 सीट गंवा सकती है। तो डैमेज कंट्रोल के नजरिए से यह भी कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से लड़ाने का फैसला किया गया हो। स्वाभाविक भी है कि यदि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चेहरा अगर किसी भी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, तो साफ तौर पर बीजेपी को आसपास के जिले की सीटों पर भी उसका सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद हो जाती है, बढ़ जाती है। और माना जा रहा है कि योगी को गोरखपुर शहर में प्रत्याशी होना गोरखपुर मंडल की 20 से ज्यादा सीटों पर भी प्रभाव डालने का काम करेगा। अयोध्या से अगर वो लड़ते तो 20 से कम सीटों पर वहां प्रभाव देखने को मिल रहा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर भेजने के पीछे यही मंशा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को बिखरने से बचाने के लिए इसे धर्म की चादर में समेट दिया जाए। आप सभी को पता है पूर्वांचल में इस बार अखिलेश बहुत तगड़ी चुनौती बीजेपी को दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं। और इसका काउंटर करने वाला योगी के अलावा बीजेपी का और कोई भी प्रसिद्ध प्रबुद्ध दूसरा नेता या फिर चेहरा दूर तलक तक नहीं दिखाई देता है। योगी गोरखपुर से लड़ेंगे तो इसका असर पूरे पूर्वांचल पर होगा। विश्लेषण का एक तरीका यह है। और दूसरी बात इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी की जो पार्टी है ना, काशी मथुरा और अयोध्या की बागडोर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में रहने देना चाहती है और किसी के नहीं। और मोदी जी नहीं चाहेंगे कभी भी इतिहास में जब काशी मथुरा और अयोध्या में मंदिर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बातें चले तो उनके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का नाम उनके साथ लिया जाए। इसीलिए योगी को बैक टू पवेलियन यानी कि गोरखपुर पहुंचा दिया है। इस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। तीसरा विश्लेषण हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीएम चेहरा आमतौर पर अपने लिए नई सीट का चुनाव नहीं करता है। वजह यह होती है वो कितना भी कद्दावर क्यों ना हो, उसे अपने क्षेत्र में सक्रिय होना पड़ता है। यह वक्त अपनी पार्टी की बाकी उम्मीदवारों को मिलने वाले वक्त से ही कटता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी फेस वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और आप ही के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे होते हैं या पोस्टर बॉय होते हैं, तो आपको समय सबके लिए देना पड़ेगा। आप पता चले कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अटके रह गए, भाई हमारी इज्जत का सवाल है, उसका सवाल है, तो पता पड़े कि हम और को टाइम दे नहीं पा रहे हैं, अभी क्षेत्र में टाइम दे रहे हैं। एक सीट के चक्कर में हमने अपनी 100 सीटों को प्रभावित कर लिया। इसलिए चुनाव नहीं लड़ा जाता है ऐसी सीटों पे जिस पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, जो आपका पहले से क्षेत्र ना हो। क्षेत्र बनाने के लिए आपको समय देना पड़ता है। इस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। और वहीं रवीश कुमार का भी आप विश्लेषण देख सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, कुछ पॉइंट मैं बता दूंगा, लेकिन ये स्क्रीनशॉट आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। वैसे रवीश कुमार तंज कस दिया उन्होंने। थर्ड लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे, साफ तौर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश का इतना विकास हुआ है कि 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। 7 करोड़ से अधिक श्रम कार्ड बनवाए हैं। 1.5 करोड़ कार्ड धारकों के खाते में 1000 रुपए डाले गए, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर श्रम कार्ड बनवाने वाले के खाते में अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया है। क्या ये कार्ड इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि एक सेगमेंट को जोड़ा जाए और उसके खाते में 500 रुपए देकर वोट खरीदा जाए। यूपी में पिछले 5 महीने में कई वर्गों के मानदेय भत्ते बढ़ाए गए हैं।
लाखों नौकरियां देने का दावा किया गया है और जनता के पैसे फूंक करके अखबारों में एक्सप्रेसवे और हाईवे विज्ञापन छापे गए हैं। इसके बाद भी अयोध्या और मथुरा के नाम पर माहौल बनाने की कोशिश हुई है। दरअसल अयोध्या से चुनाव लड़ने के नाम पर राम मंदिर से जुड़े नए पुराने मुद्दों और दावों को सामने लाया गया है। उन्हें जनता के बीच खपाया गया ताकि जनता को धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा सके। पता नहीं ये लोग भगवान के नाम पर झूठ बोलते हैं या फिर विकास के नाम पर पे गोदी मीडिया सब बात इन्होंने की है अपने फेसबुक के पोस्ट पर। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। चलिए वो घड़ी आ गई है बात करने की। अखिलेश यादव को ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी वाली गलती कर रहे हैं? देखो समाजवादी पार्टी में विधायक मंत्री भाग भाग करके पहुंच रहे हैं, इससे अखिलेश यादव बड़े खुश हो सकते हैं, लेकिन वो खुशी कहीं मायूसी में तब्दील ना हो जाए। अगर हम पश्चिम बंगाल का डाटा देखते हैं तो अखिलेश यादव वैसे राजनीतिक तौर पे बहुत परिपक्व है, उसकी बात मैं अंतिम में करूंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि मैं पश्चिम बंगाल क्यों जा रहा हूं। देखो उत्तराखंड से कई कांग्रेसी पिछली बार भाजपा ही बने, टिकट मिले, जीते और सरकार भाजपा की बनी। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ कि गद्दार बनाम खुद्दार के नाम पर उपचुनाव हुए तो कांग्रेसियों ने भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ा तो जीते और सरकार बनी। ऐसे ही कई सारे जो भाजपाई हैं वो सपाई बन रहे हैं। हो सकता है कि इनकी भी सत्ता वापसी हो जाए, क्योंकि एक तरह से माहौल तो साफ तौर पर बनता ही है कि देखो एंड वक्त पे सब लोग जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई बीजेपी की स्थिति खराब है, इसलिए मंत्री छोड़ छाड़ के, विधायक छोड़ छाड़ के वहां जा रहे हैं। अब बीजेपी भले कुछ भी कह दे कि भैया ये तो सब अवसरवादी है, आपको इनका साथ नहीं देना चाहिए, फलाना ढिमका, लेकिन कुछ भी कहो, लेकिन माहौल तो बन जाता है। लेकिन यहां पर आकर अपना विश्लेषण आप खत्म कर देंगे तो वो पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। अब विश्लेषण को हम पश्चिम बंगाल की तरफ ले चलते हैं। आपको याद होगा कि भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को भांपते हुए टीएमसी के कई नेताओं को पार्टी में शामिल करने की झड़ी लगा दी थी। अब देखो भाजपा इस हद तक अन्य नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की होड़ में चली गई कि इसका असर पार्टी के कैडर पर भी हुआ। ये अखिलेश यादव के साथ भी होगा। कई जगहों पर हमने देखा कि भाजपा का इसको लेकर के विरोध भी हुआ था उनके कैडर के द्वारा। आपको याद होगा 140 से भी ज्यादा टीएमसी नेता भाजपा में शामिल हुए थे, जिसमें 35 से ज्यादा विधायक शामिल थे। इनको भरोसा था कि टीएमसी की सरकार नहीं आएगी और इस बार जो माहौल है बीजेपी का, इसे शामिल होते चले गए। बंगाल में कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से भी मौजूदा विधायक भाजपा के अंदर आए थे, क्योंकि माहौल कुछ उस तरह का बना हुआ था। और जब रिजल्ट सामने निकल के आता है तो बंगाल के कई दिग्गज नेता हारते हुए दिखाई दिए थे। और जब बाद में विश्लेषण किया गया तो पता चला कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी, वो बीजेपी ने अनजाने में टीएमसी के नेताओं को शामिल करके सत्ता विरोधी लहर को आकर्षित कर लिया, जिनमें से कई मौजूदा विधायक थे, और उन्हें उन्हीं मतदाताओं के बीच प्रचार करने के लिए मैदान में उतारा बीजेपी के द्वारा, जो मौजूदा विधायकों से पब्लिक वहां की नाखुश थी। और टीएमसी की जीत में बीजेपी इस तरह अपना अहम रोल अदा कर रही थी। कह सकते हैं कुछ ऐसा ही अहम रोल भाजपा के लिए ओवैसी साहब की पार्टी करती है। अब वो पीछे कुछ है नहीं है पता नहीं, लेकिन उनका होना प्रकारांतर रूप से भाजपा के लिए फायदेमंद होता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बंगाल में भाजपा कर रही थी अभी अखिलेश यादव कर रहे हैं? अगर हम दोनों में कॉमन चीज देखें, बंगाल में और उत्तर प्रदेश में, तो देखो टीएमसी का मुकाबला भाजपा बनाम टीएमसी था, उत्तर प्रदेश में भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी था। मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल हम कह सकते हैं कि वहां की विधानसभा क्षेत्र की जो सीटें हैं वो कम है, और यहाँ पे 100 से ज्यादा है बंगाल की सीट अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये आपको बताना जरूरी है कि इस राजनीति में ये भी चीज हो सकती है। देखो विश्लेषण का एक दूसरा तरीका यह भी हो सकता है, और एक जो चुनौती सबसे बड़ी जो होती है, जब कोई भारी मात्रा में जब एक पार्टी से नेता दूसरी पार्टी में जाते हैं तो खलबली दोनों पार्टियों में होती है, आने वाले में से भी और जिसमें आ रहे हैं उसमें। एक तरफ जहां बीजेपी में इस बात की खलबली है कि चुनाव से बिल्कुल ऐन मौके पर पहले नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं और राज्य में उनकी जो छवि है वो खराब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी में इसलिए खलबली मची है कि जिन नेताओं ने बीते 5 वर्षों से विधानसभा चुनाव के लिए जमकर के तैयारी की है, अब वहां से समाजवादी पार्टी किसी पैराशूटर्स को टिकट ना दे दे, यानी कि जो दूसरी पार्टी से समाजवादी पार्टी के अंदर आए कहीं उनको टिकट ना दे दे। अच्छा, ऐसा जब महसूस होता है कि टिकट कटती तो क्या होता है? देखो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, वैसे ही पता चला कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मनोज पांडे बार बार लखनऊ के दौरा करने लगे और कह रहे थे कि मैं
ऊंचा हार से ही चुनाव लड़ूंगा। दरअसल उन्हें डर ये लगता है कि ऊंचा हार से उन्हें 5 साल से वो विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं और ऊंचा हार सीट से समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष को टिकट ना दे दे, उनके अंदर खलबली मची हुई है। अब लोग सोचिए थोड़ा दोस्त, देखिए जो व्यक्ति कई सालों से अभी जमीन बनाने में लगा हुआ है, लाखों रुपए खर्च कर रहा है और बाद में पता चला कि भाई फलाना व्यक्ति आ गया है और फलाने व्यक्ति के साथ गठबंधन कर लिया है और किसी दूसरे नेता को टिकट दे दी, उसको टिकट नहीं दी है, तो एक तरह से असंतोष पैदा कर देता है पार्टी के अंदर, उस काडर के अंदर विरोध भी होता है, नुकसान भी हो सकता है वो व्यक्ति किसी अन्य दूसरी पार्टी में चला जाए, दामन थाम ले। अगर नहीं भी दामन थामता है तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी को हराने के लिए वोट कटवा वाली स्थिति पैदा कर सकता है। अब अखिलेश यादव के सामने यह भी सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर वो इन नेताओं को समाजवादी पार्टी से टिकट देते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी के उन पुराने नेताओं का क्या होगा जो पिछले 5 वर्ष से 4 वर्षों से जमीन पर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अगर चुनाव से पहले पार्टी के अंदर मतभेद शुरू हो गया तो समाजवादी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में इन विधानसभा सीटों पर दर्ज करना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है और हो जाता है। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये अलीगढ़ से आदित्य ठाकुर साहब हैं, इनको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला, इससे आहत हुए और बीचों बीच जाकर के पेट्रोल छिड़कते और आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल उन्हें पुलिस ने बचाया या फिर दबोचा, पुलिस थाने ले जा रही है, तो क्राइम है, सुसाइड अपने आप में। अब इस सबको देखने के बाद आपके दिमाग में एक बात आएगी ना कि यार ये तो चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल से ही होता है, मतलब इतनी सारी चीज देखनी पड़ती हैं। वास्तव में जब आप एनालिसिस भी करते हो ना तो आपको इतनी सारी चीज देखनी ही पड़ती है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर अभी सभी पार्टी ने अपना लगभग फर्स्ट फेज में जो चुनाव होने हैं उसमें अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है, एमएलए किसको टिकट दिया है उसकी लिस्ट आ चुकी है। अगर वहीं देखेंगे कांग्रेस ने भी, समाजवादी पार्टी ने 29, कांग्रेस ने 125, जिसमें 50 महिला को दी है टिकट, बीजेपी ने भी कुछ टिकट फाइनल कर दिए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टिकट बीजेपी ने भी नहीं काटे हैं। इसके पीछे बहुत सारी वजह है, बात उसकी नहीं कर रहे, बात हम करेंगे कांग्रेस की। आप कांग्रेस की इस लिस्ट को जरूर देखिए दोस्त, यहां पर सवर्णों को सबसे ज्यादा टिकट दिया गया है। और ये सवर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सिखों को भी अच्छा खासा टिकट दिया गया है। क्यों दिया गया है? और ये जो सवर्ण वोट बैंक है, ये माना जाता है ये पूरा का पूरा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है। अगर थोड़ा बहुत भी कांग्रेस ने फाइट करने की कोशिश की इन कैंडिडेट के द्वारा, तो अगर एक कैंडिडेट ने थोड़ा माहौल बना भी दिया तो जो वोट कटेगा वो बीजेपी को सीधा नुकसान देगा। अब वहीं कहूंगी कि भाई इसमें हमें मुसलमान के नाम भी दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम पार्टी को भी अच्छा खासा वोट दिया, कम से कम 20 लोगों को वोट दिया है। तो यहां समझिएगा ये जो 20 प्रत्याशी है ना, ये एक डमी प्रत्याशी के तौर पे देखे जा रहे हैं। आप विश्लेषण कीजिएगा, ये डमी प्रत्याशी के तौर पे देखे जा रहे हैं। अगर इनको इतना वोट नहीं पड़ेगा, इतना सिग्निफिकेंट नहीं होने जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को वो नुकसान कर जाए। समाजवादी पार्टी को वो नुकसान नहीं करेगा। और हाँ, कांग्रेस ने जो सवर्ण के कैंडिडेट को जो पार्टी का टिकट दिया है, अगर वहां वोट पड़ता है तो बीजेपी को खतरा हो जाता है। और यहां पर डमी कैंडिडेट है, सिर्फ देने के लिए ही, दिखाने के लिए ही दिया गया है और उससे अखिलेश यादव को प्रकारांतर रूप से फायदा मिल रहा है। ये इस सूची को देखने के बाद विश्लेषण किया जा सकता है। तो कई सारे लोग कह सकते हैं कि अनऑफिशियल अलायंस है, बस सामने दिखा नहीं रहे, लेकिन पीठ पीछे सारा खेल चल रहा है। फिलहाल इतना ही मुझे इस वीडियो में बात करना था। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।